आर्थिक विकास की समझ, ठीक है, में अध्याय 2 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग बोर्ड में यह 4 अंक का अध्याय आता है। हमें बोर्ड के आधार पर देखें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से आर्थिक विकास की समझ जो है अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो कि 4 अंक का है। और 4 अंक में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। 1 अंक वाला हो सकता है एक प्रश्न आ जाए, 3 अंक वाला एक प्रश्न आ जाए, या 4 अंक वाला एक प्रश्न आ जाए। तो इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो पहला यही है कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है। आप देख सकते हो तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अलग अलग है, तो अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ये देखिए, एक कृषि कार्य कर रहा है, ठीक है, एक काम दूसरा कर रहा है, अलग अलग काम में अलग अलग दिख रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को आपने देखा कि ये देखो, एक ईटा बना रहे हैं, एक कपड़े व्यापार कर रहा है ना, ये एक कृषि का कार्य कर रहे हैं। तो अलग अलग रूपों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को देखा गया है। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, याद रखिएगा। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। ये देखिए 3 क्षेत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या करना है, देखो चित्र में देखो, कृषि कार्य हो रहा है, पशुपालन हो रहा है, खनन हो रहा है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये देखिए द्वितीय क्षेत्र में पिक्चर में देखते हैं तो उद्योग का जितना भी काम बन रहा है, जैसे शर्ट बन रहा है, कहाँ बनता है, उद्योग में बनता है, गाड़ी बन रही है, चेयर बन रही है, कहाँ बन रही है, उद्योग में बन रही है। तो हमको तीनों के पिक्चर के आधार पर याद होना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन और खनन। ये 3 हमारे किसमें आते हैं, 3-4 हमारे किसमें आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग, याद रखना। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग। और तृतीय क्षेत्र में आता है परिवहन, संचार और व्यापार। ये तीनों चीजें हमें पता हो जाना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि, खनन, पशुपालन, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, परिवहन, संचार और व्यापार। ये 3 ये याद ही होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है, 3। परीक्षा में 2 अंक का ये प्रश्न आ सकता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है, नाम लिखिए। तो हमें नाम लिखते आना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और। अब बात आती है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि, खनन और पशुपालन, ठीक है। डेयरी उद्योग, जैसे परीक्षा में आया डेयरी उद्योग, बताओ कुछ इसमें आएगा तो प्राथमिक क्षेत्र में। मत्स्य पालन किसमें आएगा, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक संसाधनों का उपयोग कर नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे उद्योग में नवीन वस्तु तैयार की जाती है। तो द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसमें मतलब प्राथमिक संसाधनों का, जैसे मिट्टी से क्या बना, मिट्टी बना, मिट्टी से बना दिए खिलौने। कपास कृषि से आया, लेकिन क्या बना, कपड़े बनाए। तो ऐसे तो वहाँ उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र का है। और तृतीय क्षेत्र का उदाहरण होता है कि सेवा क्षेत्र, जिसको तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखना, सेवा क्षेत्र। परीक्षा में पूछा जाता है तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, सेवा क्षेत्र। याद हो जाना चाहिए, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, सेवा क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र का सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वस्तुओं का सेवाओं में सृजन किया जाता है, उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। किसे कहते हैं, वस्तुओं का सेवाओं में सृजन किया जाता है। जैसे जैसे ये वस्तु बनी, पेन उद्योग में बना, अब ये क्या हुआ, व्यापार हुआ, इसका बेचा, इसकी कीमत हुई, ये क्या हुआ, सेवाओं में। तो ये याद हुआ, तृतीय क्षेत्र क्या होता है ये। अब हम बात करते हैं आगे। ये हमारे तीनों क्षेत्र याद हो जाना चाहिए सभी को, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र। अब इस आधार पर देखें, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, ये याद हो जाना चाहिए। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र कारखाने हो गया। अब हमने इस आधार पर देखा, सबके अपने अपने काम है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दर्जी, दूध विक्रेता, मछुआरा, माली, ये सबके अपने काम है। ये सब क्षेत्रों में बटा हुआ है। अब हम इसी आधार पर देखते हैं, तो क्षेत्रों के अंतिम उत्पाद क्या आता है। देखिए उत्पादित अंतिम वस्तु है, यानी अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, प्रश्न का बना, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, तो वे वस्तु जो उपयोग के लिए तैयार हो गई हो, उपयोग के लिए तैयार हो, जैसे पेन पूरा बनकर कंप्लीट हो गया तो उपयोग हो गया, तो उपयोग के लिए तैयार हो गई हो, उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। ये वाला भी प्रश्न होता है, अंतिम वस्तु या अंतिम उत्पाद किसे कहते हैं, ये दिया हुआ है। आगे देखिए, उसके बाद भारत में प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के अलग अलग दिया हुआ है। ये देखिए चार्ट में देख सकते हो आप लोग कि किस प्रकार से चार्ट में दिया हुआ है कि हमारा देश धीरे धीरे प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ रहा है। ये देखिए प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ती है, पूरा बता है कि किस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में ये होता है।
अब आता है ये देखिए अल्प बेरोजगारी। ये प्रश्न पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं। देखिए यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तब भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में के श्रमिकों को अल्प बेरोजगारी। याद हुआ, अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? जैसे कृषि में कुछ समय काम मिलता है, बाकी समय खाली रहता होता है ना। ऐसे किसान भाई किसान बुआई और कटाई के समय बहुत बिजी रहता है, बाकी काम खाली रहता है। तो अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अल्प बेरोजगारी का संबंध किससे है? तो किससे है वो? कृषि से। अल्प बेरोजगारी का संबंध किससे है? कृषि से। अब देखते हैं आगे। उसके बाद ये देखिए अल्प बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। ये देखिए अल्प बेरोजगारी को क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी। और प्रश्न आता है छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो छिपी बेरोजगारी का संबंध कृषि से है। कृषि में कुछ समय के लिए कार्य मिलता है, बाकी समय खाली रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि छिपी बेरोजगारी को पढ़ा हमने। इसी के आधार पर देख सकते हो आप लोग ये पूरा इसमें छिपी बेरोजगारी के उदाहरण बताए हैं कि किस प्रकार से उद्योग व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर वगैरह सेवा वगैरह कर रहे हैं, अलग अलग के अलग अलग दिया हुआ है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार गारंटी योजना 2005, जिसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आता है कि रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई थी? तो कब लागू हुई थी? 2005 में। रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई थी? 2005 में। इसको कितने दिन का काम दिया जाता है? 100 दिन का। और किसको दिया जाता है? गांव के गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वालों के लिए कार्य की निश्चितता हो। प्रश्न आया कि रोजगार गारंटी योजना की विशेषता लिखी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि रोजगार गारंटी योजना 2005 में लागू हुई थी। इसमें दूसरी विशेषता, इसमें 100 दिन का काम दिया जाता है, ठीक है। किनके लिए दिया जाता है? गांव के गरीब मजदूरों के लिए काम दिया जाता है। हो गई थी विशेषता, तो याद हो जाएगी रोजगार गारंटी योजना की विशेषता, ठीक है। ये याद हो जाना चाहिए, बहुत परीक्षा में आता है 2005। अब इसको बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, जो नया एडिशन आया है। पहले तो रोजगार गारंटी, अब इसको देखिए रोजगार गारंटी योजना 25 अधिनियम के तहत रोजगार गारंटी योजना का नाम श्री राम योजना कर दिया गया है। रोजगार गारंटी योजना का नाम क्या किया? भारत जी राम जी 2025, इसका नाम कर दिया है। रोजगार गारंटी योजना का नाम 2025 में विकसित भारत जी राम जी 25 किया गया। खालिस्तान में इस बार पक्का आएगा परीक्षा। रोजगार गारंटी योजना का नाम क्या है? विकसित भारत जी राम जी 2025, याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम रोजगार के आधार पर। हाँ, फिर आता है संगठित और असंगठित क्षेत्र। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। संगठित क्षेत्र, ये देखिए संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। अब इसमें संगठित क्षेत्र की क्या क्या विशेषता होती है वो देखें। तो संगठित क्षेत्र का पहला पंजीयन होता है, पहली विशेषता याद हो गई, पंजीयन होता है। दूसरा क्या होता है? यह सरकारी होता है। तीसरा, इसमें क्या मिलता है? जो सरकार होगा उसको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। चौथा, इसको अवकाश मिलता है। और पांचवा, यह नियमों से बंधा होता है, नियमों से बंधा होता है। तो संगठित क्षेत्र की विशेषता आता है, या संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो संगठित क्षेत्र क्या कहलाता है? जो सरकार के नियमों से बंधा होता है, जिसका पंजीयन होता है, जिसको वेतन मिलता है, तो संगठित क्षेत्र। जैसे टीचरों का संगठन, ठीक है, जैसे डॉक्टरों का संगठन, हर इसका सरकारी विभाग का एक अपना संगठन होता है, तो क्या कहलाता है? संगठित क्षेत्र कहलाता है। इसी का ऑप्शन आता है, ये तो हो गया संगठित क्षेत्र। इसी का दूसरा आता है असंगठित क्षेत्र। अब इसी का उल्टा चलिए, असंगठित क्षेत्र का पंजीयन होता है क्या? पंजीयन नहीं होता। देखिए सरकारी होता है या निजी होता है? ये सरकारी नहीं होता। इसको वेतन मिलता है क्या? वेतन नहीं मिलता। इसको अवकाश मिलता है क्या? अवकाश नहीं मिलता। और ये नियमों से बंधा। इसी का उल्टा ये परीक्षा में आता है असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसे कहते हैं ऐसा संगठन जो सरकारी ना हो, जिसे वेतन ना मिले, अरे लोगों का समूह तो हो लेकिन सरकारी नहीं हो, उसको कोई नियम से नहीं बंधा हो, उसे हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो परीक्षा में 3 अंक आ सकता है कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर, ठीक है। तो आज हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े इस अध्याय से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने जो पढ़ा वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़े। यहाँ आया देखिए, प्राथमिक क्षेत्र संगठित कितने हैं, एक ये पूरे दिया हुआ है। इस प्रकार असंगठित क्षेत्र हमने पढ़ा कि कैसे होता है असंगठित क्षेत्र, है ना। ये पूरा इस किताब में आधार पर दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे। हाँ, ये प्रश्न पूछा जाता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? सरकार के होते हैं। और निजी क्षेत्र क्या होता है? किसी एक होता है। जैसे रिलायंस, जियो, अंबानी का, तो ये क्या हो गया? हमारा निजी क्षेत्र में आया। सार्वजनिक में यदि हम बात करें, ये देखिए सार्वजनिक क्षेत्र,
क्या होता है, क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों का सरकार का स्वामित्व होता है। सार्वजनिक में किसका होता है, सरकार का, और इसमें किसका होता है, स्वयं कृषि क्षेत्र। ठीक है, ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में हमें अंतर भी पता होना चाहिए। ये दिया हुआ है पूरा। इस प्रकार से हमने इस अध्याय से क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये याद हो जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने क्षेत्र होते हैं, और नाम याद होना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, है ना, और तीसरा तृतीय। तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बना। दूसरा प्रश्न पढ़ा हमने रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी योजना इसको किस नाम से जाना जाता है, 2025 में इसका नाम क्या हो गया, विकसित भारत जी राम जी, ये नाम हो गया है, राजस्थान में आ सकता है। रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई थी, 2005 में लागू हुई थी। ठीक है, और इसमें कितने दिन का काम दिया जाता है, 100। तो ये हमारे ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बना इस अध्याय से। उसके बाद हमने तीसरा प्रश्न पढ़ा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र। ये वाले तीनों, ये प्रश्न अंदर में आ सकता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या कहलाता है, ये वाले इसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद चौथा पढ़ा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। निजी, ये 4 प्रश्न यदि आपको अच्छे से याद है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अध्याय के 4 अंक का पूरा हमारी तैयारी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ उसके उत्तर आप लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको आसानी से यह अध्याय समझ में आ जाए।